गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं हूं विवेक रंजन अग्निहोत्री और आप मुझे देख रहे हैं वीआरए टीवी पे। आखिर ये चाइना है क्या और क्यों चाइना से सब लोग चाइना के आतंक से परेशान हैं? आज मैं आपसे यही चर्चा करूंगा। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि वॉर के ऊपर जो सबसे महान किताब अगर किसी ने लिखी है तो वो एक चाइनीज दार्शनिक, जनरल, स्ट्रेटजिस्ट, वॉर स्ट्रेटजिस्ट सुन त्सू ने लिखी है और उस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ वॉर। सुन त्सू ने ऐसे बहुत सारे इसमें सूत्र लिखे हैं, पर मैं आपको एक पढ़ के बताता हूं जो कि जिस तरह से स्पिरिचुअलिज्म, मेडिटेशन, योगा, आयुर्वेदा भारतीयों के डीएनए में है, उसी तरह से वॉर स्ट्रेटजी चाइनीज लोगों के डीएनए में है। सुन त्सू ने लिखा है, इन द प्रैक्टिकल आर्ट ऑफ वॉर द बेस्ट थिंग ऑफ ऑल इज टू टेक द एनिमीज कंट्री होल एंड इंटैक्ट। To shatter and destroy it is not so good. So too, it is better to recapture an army entire than to destroy it, to capture a regiment, a detachment or a company entire than to destroy them. Hence, to fight and conquer in all your battles is not supreme excellence. Supreme excellence consists in breaking the enemy's resistance without fighting. विदाउट फाइटिंग, इसका सार ये है कि असली स्ट्रेटजी, असली अक्लमंदी वाली स्ट्रेटजी, वॉर स्ट्रेटजी वो होती है जो कि दुश्मन के रिसोर्सेज, दुश्मन की प्रॉपर्टी, दुश्मन की टेरिटरी पे बिना कोई घात किए हुए, मतलब बिना उनकी संपत्ति को, बिना उनके माइंस को, बिना उनके शहरों को डिस्ट्रॉय किए हुए पूरी की तरह से जब्त किया जाए। आप ये देखिए, जब से ये कोरोना वायरस चालू हुआ है, चाइना लगातार पैसिफिक रीजन में, साउथ एशिया रीजन में लगातार अपने नेबर्स को किसी ना किसी तरह से मिलिट्रली इंटिमिडेट कर रहा है, अपने नेवल शिप्स के ज़रिए या भारत जैसी कंट्रीज़ में स्लोली बॉर्डर पे एग्रेशन कर करके। ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उनके डीएनए में ये नहीं है। सुन त्सू ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी और चाइना इसको 100% फॉलो करता है। व्हेन यू आर स्ट्रांग अपीयर वीक एंड व्हेन यू आर वीक अपीयर स्ट्रांग। कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना कहीं अंदर से कमज़ोर पड़ गया है और खुद को स्ट्रांग बताने की कोशिश कर रहा है? ये अग्रेशन कहीं इसलिए तो नहीं कि चाइना ने इतने सारे फ्रंट्स में इतने सारे वॉर्स छोड़ दिए हैं कि अब वो खुद उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे स्ट्रेटजी कुछ और थी, लेकिन आज ये कोरोना वायरस कुछ दिन पहले वुहान नहीं, बीजिंग में भी फिर से निकल आया है और बीजिंग में 80% मूवमेंट, बिजनेसेस, ऑफिसेस सब बंद हो गए हैं। एयरलाइंस का बिजनेस 80% से भी ज़्यादा ड्रॉप हो गया है। होटल्स में लोग जा नहीं रहे हैं। बीजिंग इज ऑलमोस्ट शट। कितने लोग मरे हैं चाइना में, 1000 या लाख, किसी को कुछ पता नहीं। कहीं चाइना सुन त्सू के हिसाब से अपनी वीकनेस को अग्रेशन के जरिए अपनी स्ट्रेंथ में तो कन्वर्ट नहीं कर रहा है। पर उसके पहले लेट्स सी व्हाट आर दोज वॉर्स विच चाइना हैज वेज्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड इन लास्ट क्वार्टर सेंचुरी। कई सालों की गरीबी, भुखमरी और फैमिन के कारण एक वक्त ऐसा आया था कि लगता था कि चाइना पूरी तरह से उनकी पॉपुलेशन भूख से मर जाएगी, सामने सिर्फ अंधकार था। ऐसे में चाइना ने एक 3 pronged स्ट्रेटजी का आविष्कार किया: डिसीव, इन्फिल्ट्रेट एंड डोमिनेट। मैं आपको डिसीव का, जिसका मतलब है धोखा देना, इन्फिल्ट्रेट का मतलब है घुसपैठियों की तरह से किसी जगह में घुस जाना, और उस पर डोमिनेट मतलब अपना वर्चस्व स्थापित करना। अमेरिका को चाइना ने मिड 60s में बोला कि वो उनसे दोस्ती करना चाहते हैं और अमेरिकन स्टाइल डेमोक्रेसी अपने एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। इसके बदले में चाइना को अमेरिका ने मिलिट्रीली टैक्टिक्स, स्ट्रेटजी, वेपनरी
इसमें ट्रेनिंग दी और सपोर्ट प्रोवाइड किया, लेकिन उसके चंद वर्ष बाद ही, डिसीव का एग्जाम्पल देखिए, उसके चंद वर्ष बाद ही चाइना ने अमेरिका के अगेंस्ट वियतनाम और कोरिया में वॉर लड़ा, जिसमें अमेरिका के 95,000 से भी ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए। और चाइना के इन्फिल्ट्रेशन के एग्जाम्पल देखिए, वर्ल्ड का जो 20% ग्रॉस ग्लोबल प्रोडक्ट है उसका शेयर चाइना के पास है। वर्ल्ड का जो 41% कंप्यूटर्स का टोटल एक्सपोर्ट है वो शेयर चाइना के पास है। 34% वर्ल्ड के सारे एयर कंडीशनर्स चाइना बनाता है। 70% ऑफ ऑल मोबाइल फोन्स चाइना बनाता है। और सबसे मजे की बात तो यह है 85% ऑफ ऑल काउंटरफीट प्रोडक्ट्स, मतलब सारी पायरेसी जो दुनिया की है उसका शेयर चाइना के पास है। इसका मतलब कि वर्ल्ड की जो एक पैरेलल काउंटरफीट इकोनॉमी है उसका अनडिस्प्यूटेड लीडर चाइना है। और इस तरह से चाइना ने वर्ल्ड को डिसीव करके इन्फिल्ट्रेट किया वर्ल्ड बिजनेस मार्केटप्लेस में। और चाइना के डोमिनेशन का एक एग्जांपल देखिए, आज सारी दुनिया में जब कोरोना वायरस, जगह जगह लोग मर रहे हैं, सारी दुनिया लॉकडाउन में चल रही है और ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में इससे बड़ी विपदा कभी इंसान के ऊपर आई नहीं और भविष्य क्या होगा ये पता नहीं। कई लोग तो यहाँ तक प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल नॉट सर्वाइव। सारे बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, पर चाइना का डोमिनेशन देखिए। उनकी जो नंबर 1 एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी, जिनुआ न्यूज़ एजेंसी, उसने मार्च 2020 को एक हेडलाइन छापी। उससे आपको समझ में आएगा कि चाइना किस तरह से वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट करता है। उसमें उसने लिखा, कोट अनकोट, इफ चाइना बैन्स एक्सपोर्ट्स ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स टू यूएसए विल प्लंज इन द माइटी ओशन ऑफ कोरोना वायरस। यूएसए विल सिंक इनटू द हेल ऑफ अ कोरोना वायरस एपिडेमिक। आप खुद सोचिए, वर्ल्ड वॉर 2 में जो चाइना और अमेरिका जापान के अगेंस्ट साथ में लड़ाई लड़ रहे थे, आज वही चाइना और अमेरिका एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं और चाइना का पलड़ा भारी है। यह चाइना ने कैसे अचीव किया, मैं आपको बताता हूं। चाइना ने 8 फ्रंट्स में एक वॉर शुरू किए, अलग अलग वॉर्स। आज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर, जो कि आज अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में चाइना पॉलिसी के मेन ब्रेन हैं, ही इज़ द असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी एंड नेशनल डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट पॉलिसी कोऑर्डिनेटर एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग चाइना। पीटर नवेरो ने चाइना के 8 वॉर्स के बारे में बुक भी लिखी है और बहुत सारे प्रेजेंटेशंस किए। आइए समझते हैं ये कौन से 8 वॉर्स हैं। तो चाइना का जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट वॉर है वो है पायरेसी वॉर। इसको काउंटरफीट वॉर भी बोला जा सकता है। अगर आपने लोगों को लुई विटॉन बैग्स, मोबाइल फोन्स, नाइकी एडिडास के शूज़, स्पोर्ट्स क्लोथ्स, ऐसी तमाम चीज़ें बहुत ही सस्ते भाव में टूरिस्ट सेंटर्स में बिकते हुए देखी हैं, 10,000 रुपये की चीज़ 500 रुपये में, 600 रुपये में। आप अगर ट्रैवल करते हैं, वर्ल्ड की किसी भी सिटी में जाएंगे तो आपने देखा होगा बहुत सारे लड़के आपके पीछे आएंगे जो आपको बड़े बड़े ब्रांड नेम्स बड़े सस्ते सस्ते भाव पे भेजेंगे। रोलेक्स की घड़ियाँ आपको 2-2, 4-4 हज़ार रुपये में मिल जाएंगी। और मैं बम्बई में रहता हूँ, बम्बई में तो मैंने देखा है अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी दुकानों में ये काउंटरफीट प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते मिलते हैं। आज से कई 100 साल पहले चाइना का मेन प्रोफेशन, मेन बिजनेस हुआ करता था साउथ चाइना सी में पायरेसी करना, मतलब आते हुए जहाज़ों को लूट लेना। आज उसी ट्रेडिशन को निभाते हुए चाइना ने एक पायरेसी इंडस्ट्री चालू कर रखी है, जिसमें ना सिर्फ वो बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवीज़ चुराते हैं, ना सिर्फ वो कंप्यूटर के महंगे से महंगे सॉफ्टवेयर चुराते हैं, ना वो सिर्फ किताबों की नकली कॉपीज छापते हैं, ना वो दुनिया का जितना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ना सिर्फ उसकी कॉपी करते हैं, बल्कि वो लाइफ सेविंग ड्रग्स की भी काउंटरफीट करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, जो कि अमेरिकन डिफेंस रिपोर्ट है, उसके अनुसार
They are blatantly counterfeiting virtually the entire alphabet of goods from air conditioners, automobiles, brake pads to razors, refrigerators, and the world's most recognizable pharmaceuticals such as Lipitor, Norvasc, and also Viagra. In the process, these pirates are posing grave health risks to hundreds of millions of people. They are also destroying all semblance of global intellectual property law protections vitally needed to spur innovation. दुनिया की जो एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, जो इनोवेटिव ग्रोथ है, उसको आज पूरी तरह से चाइना ने डिस्ट्रॉय किया है सस्ते काउंटरफीट प्रोडक्ट्स बना के। आज पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो दो तरह से चलती है। एक तरफ तो एक लीगल इकोनॉमी है और दूसरी तरफ एक इलीगल इकोनॉमी है। चाइना जो है इलीगल इकोनॉमी में 85% शेयर होल्डर है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कंपनी में जो 85% शेयर होल्डर होता है वही उसको डिक्टेट करता है। और मज़े की बात देखिए, जो सेकंड लार्जेस्ट काउंटरफीट प्रोड्यूसर है दुनिया में वो है टर्की, और टर्की का शेयर है सिर्फ 3%। आप समझ गए होंगे इस दुनिया को जो इलीगल ट्रेड है उसको कौन चलाता है? चाइना। चाइना का दूसरा वॉर फ्रंट है ड्रग वॉर। कई सौ साल पहले चाइना ओपीएम ड्रग वॉर चलाता था। ओपीएम का जितना ट्रेड था दुनिया में वो चाइना के थ्रू होता था। आज मॉडर्न ड्रग वॉर चाइना के थ्रू होता है। हालांकि आप नेटफ्लिक्स अगर ज़्यादा देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये सारा जो है मैक्सिको, कोलंबिया या इस तरह की लैटिन कंट्रीज़ में होता है, लेकिन अगर आप चाइनीज़ नेटफ्लिक्स देखेंगे तो शायद आपको ये पता चलेगा कि आज ड्रग कैपिटल चाइना है। नोवेरो की रिपोर्ट ने बोला है कि विद एन अनहोली ट्रायंगल ऑफ ट्रायड गैंगस्टर्स, इंटरनेशनल स्मगलर्स एंड करप्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिशियल्स एज कार्टेल किंगपिन्स, चाइना हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डोप डीलर्स, प्रोड्यूस ऑल 4 of the world's major hard drugs: cocaine, heroin, meth, ecstasy, and also speed. Not coincidentally, Chinese criminal syndicates are awash in illicit cash, and China's banking system is becoming an important hub for global money laundering. आज हालात ये है कि एक वक्त में अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ और ख़ास तौर पे इंडिया, भारत फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाने में सबसे आगे थे, लेकिन आज लाइफ सेविंग ड्रग्स में ना तो अमेरिका है ना यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया भी पूरी तरह से आउट है, और लाइफ सेविंग ड्रग्स में चाइना नंबर 1 है। तो आप खुद सोचिए कि ये जो इलीगल ड्रग मनी है, जो ड्रग कार्टेल्स हैं, ये सारी दुनिया में जो क्राइम्स हो रहे हैं वो सारा का सारा कोलंबिया वगैरह से शिफ्ट होके एक वक्त में रशिया में आया था, और आज रशिया से ये सारा शिफ्ट होके चाइना में आ गया है। चाइना इज़ द वर्ल्ड्स क्राइम किंग कंट्री। तीसरा वॉर जो दुनिया और चाइना के बीच में चल रहा है यह है एयर पोल्यूशन वॉर या क्लाइमेट चेंज वॉर। वर्ल्ड की 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी की सिटीज़ हैं, उनमें से 16 चाइना में है। वर्ल्ड की 20 जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड और प्रदूषित शहर हैं वो चाइना, उनमें से 16 चाइना में है। यूनाइटेड नेशंस के हॉल ऑफ शेम में चाइना वर्ल्ड की नंबर 1 पोल्यूशन क्रिएटिंग कंट्री है। ये इसलिए है क्योंकि चाइना की जो चीप इकोनॉमी है, चीप मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, वो पूरी कोल बेस्ड है। और चाइना इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है कि उनके मंगोलियन डेजर्ट से कोरिया और जापान के ऊपर काले काले पोल्यूशन के बादल छा जाते हैं। और तो और जो जेट स्ट्रीम्स हैं उनके थ्रू लॉस एंजलिस और वैंकूवर तक चाइना का पोल्यूशन और जो समुंदर को जो पोल्यूट करने वाली चीज़ें हैं वो वहाँ तक पहुँच जाती हैं। और इसको लेके चाइना पे काफ़ी दबाव है। और चाइना को भी ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि हिटलर, जिस तरह से हिटलर कोल को सिंथेटिक ऑयल में पूरी तरह से नहीं कन्वर्ट कर पाया और इसलिए इट कॉस्ट हिम वॉर, चाइना आज अपने डोमिनेशन वॉर को हारना नहीं चाहता है और इसके लिए चाइना को बहुत ही जल्दी
अपना जो पावर सोर्स है वो कोल से चेंज करके ऑयल एंड नेचुरल गैस की तरफ ले जाना होगा। और ये है चाइना का फोर्थ वॉर, द ऑयल वॉर। चाइना का जो चौथा वॉर है इसे कहते हैं ब्लड ऑयल वॉर। आज चाइना वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पेट्रोलियम कंज्यूमर है, नेक्स्ट ओनली टू यूएसए। और बहुत जल्दी ये वर्ल्ड का नंबर 1 ऑयल कंज्यूमर बन जाएगा। कहते हैं अगले 10-15 साल में चाइना का ऑयल कंजम्पशन उतना ही हो जाएगा जितना बाकी सारी दुनिया का है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? पर सबसे बड़ी चाइना की प्रॉब्लम यह है कि ये खुद अपना जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है उसका सिर्फ 10% प्रोडक्शन करता है ऑयल और नेचुरल गैस का। ऐसे में चाइना की नज़र पड़ी मिडिल ईस्ट के ऊपर और इसने अपना पहला अरब पेपर निकाला। इसका नाम था अरब पॉलिसी पेपर। और आज 4 साल के अंदर अंदर चाइना पूरे मिडिल ईस्ट को डोमिनेट करता है। जी हाँ, यूएस नहीं, चाइना डोमिनेट करता है। ये कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूँ। जब सारी दुनिया ये समझ रही थी कि मिडिल ईस्ट मीन्स ऑयल ऑयल ऑयल, चाइना को एक बात समझ में आई, मिडिल ईस्ट ऑल्सो मीन्स वॉर वॉर वॉर। आप खुद देखिए, आज मिडिल ईस्ट में इज़राइल वर्सेस पैलेस्टाइन, उधर सीरिया, यमन, लीबिया, कुर्दिस्तान वर्सेस इराक, ईरान, कतार, यूएई का अपना एक वॉर चलता है, टर्की अगेंस्ट नाटो एंड सीरिया, और उसके ऊपर आईएस का, कैलिफेट का अपना वॉर। इसको एक्सप्लॉइट किया चाइना ने बहुत ही सस्ते लो टेक्नोलॉजी के वॉरफेयर्स मिडिल ईस्ट को देके। ये फर्स्ट प्रॉन्ग्ड अटैक था। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और तरह तरह की टेक्नोलॉजी कौड़ियों के दाम पे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को और टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को बेचा। चाइना में जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको मैं रेड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस बोलता हूं, उन्होंने इस्लामिक टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक तरह का सिंडिकेट, एक तरह का कोलैबोरेशन किया अमेरिका के अगेंस्ट और इंडिया जैसी पीसफुल कंट्रीज़ के अगेंस्ट। और यहां से शुरू हुआ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अरब पॉलिसी पेपर। अपने अरब पॉलिसी पेपर में चाइना ने मिडिल ईस्ट को नंबर 1 लेवल प्रायोरिटी घोषित किया और आज ये हालत है कि चाइना नंबर 1 इन्वेस्टर बन गया है। मिडिल ईस्ट में जब भी 3 यूरो इन्वेस्ट होते हैं उनमें से 1 यूरो चाइना का होता है, विच मीन्स 1/3 पार्टनरशिप इन मिडिल ईस्ट। चाइना की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है वो सप्लाई ओरिएंटेड है, जो कि शिप्स के थ्रू जाती है। और ये जो शिप्स हैं ये सुएज कनाल, मैंडेब स्ट्रेट और हॉर्मुज स्ट्रेट के थ्रू जाती हैं। पर ये सारी की सारी चैनल्स जो हैं ये यूएस नेवल शिप से भरी हुई हैं। मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स एंड द चोक पॉइंट्स जिनको कहा जाता है वो अमेरिका ओन्ड या अमेरिका डोमिनेटेड या अमेरिकन पार्टनरशिप में है। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेटेजिकली अगर कल को अमेरिका किसी कारण से वहाँ पे चाइना की एंट्री रोक दे तो सारा का सारा माल या तो समुंदर में सड़ जाएगा या चाइना की सस्ती लेबर इंटेंसिव फैक्ट्रीज में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा और चाइना की पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। अब देखिए चाइना ने क्या किया। चाइना ने सबसे पहले तो सिनोपेक नाम की कंपनी से सऊदी अरेबिया में $10 बिलियन की एक रिफाइनरी स्टैब्लिश की और इस तरह से कई जगह पे उसने ऑयल रिफाइनरी स्टैब्लिश करके ऑयल रिफाइनरी जो मार्केट है उसमें पूरा डोमिनेंस स्टैब्लिश किया। आपने एक नाम सुना है, ड्यूकम, DUQM। आज से 5 साल पहले ओमान में एक रेगिस्तान था, वहाँ पे आज पूरे मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी सिटी और सबसे बड़ा पोर्ट बन चुका है और ये पूरा का पूरा चाइना के इन्वेस्टमेंट से हुआ है। आज चाइना ने वहाँ पे एयरपोर्ट्स, होटल्स, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है और अगर वहाँ पे आप जाएं तो दिस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट मॉडर्न सिटीज़। इट्स ऑल्सो अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स and it's one of the biggest ports in the world and the biggest in Middle East। इसका मतलब ये हुआ कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है जहां पे ये एस्टेब्लिश्ड है वहां पे चाइनीज वेसल्स, चाइनीज शिप्स डायरेक्टली पहुंच सकती हैं और उनको अमेरिकन पोर्ट्स, अमेरिकन चोक टाउन्स का कोई भी खतरा नहीं।
और इस तरह से मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से चाइना ने डोमिनेट कर लिया. Navarro writes in his paper, to lock down its petroleum supplies and lock the rest of the world out, China has adopted an immoral mantra of just business, no political conditions. इसका मतलब कि आंख बंद करके कोई पॉलिटिकल कंडीशंस नहीं है, चाहे ह्यूमन राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन हो, चाहे चाइल्ड लेबर इन्वॉल्व हो, चाहे उसमें काउंटरफीट इन्वॉल्व हो, चाइना को उससे कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ धंधा करने से मतलब है. It has shipped ballistic missiles and transferred nuclear weapons technologies to the radical Iranian regime, used its diplomatic veto in the United Nations to sanction genocide in Sudan, and facilitated the looting of public treasuries by dictators in oil and mineral-rich African countries and Angola to Zimbabwe. This unconscionable blood for oil diplomacy has resulted in the slaughter of millions, the impoverishment of millions more, and a rapid spike in a nuclear proliferation in both the Middle East and Asia. आप समझ गए होंगे, लाखों लोगों के खून से हाथ रंगे आज चाइना के इन दिस ब्लड फॉर ऑयल वॉर. और ये सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है. आज अफ्रीका इज कॉल्ड चाइना. यह है चाइना का नेक्स्ट वॉर, जिसको कहते हैं द इंपीरियलिस्ट वॉर. आइए उसके बारे में मैं आपको बताऊं. यूएन में ये वोटिंग हुई नॉर्थ कोरिया के ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट. एक बार फिर से इस वोट को यूएस वर्सेस वर्ल्ड देखा जा रहा था, लेकिन आश्चर्य की बात ये देखिए कि इस बार मोस्ट ऑफ द अफ्रीका, छोटी मोटी कुछ कंट्रीज को छोड़ के, उन सब ने चाइना के साथ खड़े होकर यूएन में वोट किया. 50 साल में जियोपॉलिटिक्स चेंज हो चुकी थी. पूरा का पूरा अफ्रीका यूएस की जगह चाइना के डोमिनेशन में था, एंड अफ्रीका हैड बिकम चाइना. ये कैसे हुआ, मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ. चाइना ने कीनिया में 3.2 बिलियन यूएस डॉलर्स का एक रेलवे सिस्टम बनाया. और ये जो ट्रेन है, ये अमेरिका में चलने वाली किसी भी ट्रेन से ज़्यादा फास्ट चलने वाली ट्रेन थी. 526 मिलियन डॉलर का गिनी में एक डैम बनाया, और ये पावर स्टाफ्ड कंट्री में इतना ज़्यादा पावर जनरेट किया कि अपने आसपास की कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने लगा. 475 मिलियन डॉलर्स का एक लाइट रेल सिस्टम इथोपिया में बनाया. ये ऐसे हुआ कि जो चाइना का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, इसने ये जितने भी रिस्की प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें वर्ल्ड के सारे बड़े बैंक्स जो रिफ्यूज़ कर चुके थे, जिनको पता था कि इसमें घाटा ही होने वाला है, चाइना के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने इनको लोन दिया, या तो लो इंटरेस्ट रेट पे या ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पे, और पूरी तरह से ये जानते हुए कि ये पैसा शायद वापस ना आए. क्यों? क्योंकि चाइना पैसे के ल्योर से इन कंट्रीज़ को अपने डेट में बांधना चाह रहा था. इसको बोलते हैं चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी. लेकिन अगर इसको डेथ ट्रैप पॉलिसी बोलें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, इसलिए कि ये कंट्रीज़ इतनी ज़्यादा चाइना से इंडेटेड हो जाती हैं कि एक टाइम आता है कि पूरी तरह से चाइना उनको डोमिनेट नहीं बल्कि कंट्रोल करने लगती है. और वो सारी कंट्रीज़ आज यूएन में चाइना के वोट्स बन चुके हैं, क्योंकि चाइना को यूएन में वोट्स की इसलिए आवश्यकता है. चाइना हर तरह का इलीगल ट्रेड करता है, ह्यूमन राइट ट्रैफिकिंग करता है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है, चाइल्ड लेबर यूज़ करता है, क्लाइमेट कंट्रोल में सबसे बड़ा वायलेटर चाइना है. इसलिए यूएन में, डब्ल्यूटीओ में, डब्ल्यूएचओ में, इन सब जगह पे चाइना को अपने वोट्स खरीदने हैं. और सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना का दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि चाइना पिछले कई साल से डबल डिजिट ग्रोथ में चल रहा था, और वो ग्रोथ सैचुरेट हो चुकी थी. इसलिए चाइना को ग्रोथ बढ़ाने का एक ही तरीका था, गरीब से गरीब कंट्री में जाओ और वहाँ पे ग्रोथ को बढ़ाओ. अगर चाइना में चीप लेबर मिलता है तो अफ्रीका में चाइना को चीपर लेबर मिल गया, और इस तरह से आज पूरा जो अफ्रीका है, इट्स कॉल्ड चाइना. मैं दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको मैं चाइना के इंपीरियलिज्म का. वो है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा आइलैंड है, जो कि एक कॉन्टिनेंट है. देखा जाए तो वो एक तरह का मिनी अमेरिका है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे सिर्फ 5 मेन सिटीज़ हैं, और सिर्फ एक मेन रोड जो है
ईस्ट से वेस्ट जाती है और एक जो है साउथ से नॉर्थ जाती है। ये 2 लेन रोड्स हैं। इसके अलावा पूरा का पूरा जो है वो एक तरह का डेजर्ट है। ऑस्ट्रेलिया का जो मेन बिजनेस है वो माइंस एंड मिनरल। क्या आप जानते हैं कि जो उनका माइंस एंड मिनरल बिजनेस है वो 40% ट्रेड जो है पूरा चाइना डोमिनेटेड है। चाइना अगर आज ऑस्ट्रेलिया के साथ बिजनेस करना बंद कर दे तो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी इमीडिएटली बंद हो जाएगी। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया जो है आज उनकी इकोनॉमी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज। आज ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ये वर्ल्ड के बहुत मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ते हैं, लेकिन 10% ऑफ देयर एजुकेशन इकोनॉमी इज डोमिनेटेड बाय चाइना। और ये है चाइना का अगला वॉर। मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। सन 2008 में जब पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आया था तब चाइना को समझ में आ गया था कि उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अगर डिपेंडेंट सिर्फ सप्लाईज, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज पे होगी तो एक दिन उनकी फैक्ट्रीज में ताला लग जाएगा। क्योंकि 2008 में जो टॉय इंडस्ट्री में लीडरशिप है, क्रिसमस का वक्त था और सारे के सारे सेंटा क्लॉज जो थे वो चाइना की फैक्ट्री में सड़ गए थे। तब चाइना ने एक नया इनिशिएटिव चालू किया जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसका मतलब बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दुनिया में बनाना, लेकिन ये 2 pronged अटैक है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट और दूसरा एक्सेस टू स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स। मैं आपको 2-3 छोटे एग्जांपल्स बताता हूं। ये $1 ट्रिलियन इनिशिएटिव है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव। चाइना ने 12,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन चाइना में यीशु शहर से लेकर लंदन तक बनाने का काम शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ ईस्ट चाइना से साउथ पाकिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है, चूंकि इंडियन ओशन को डोमिनेट करना इतना आसान नहीं है क्योंकि वहाँ इंडिया डोमिनेट करता है, इसलिए डायरेक्ट ऊपर से, इंडिया के ऊपर से जाके ग्वादर पोर्ट तक उनने रोड बनाने का काम शुरू किया है और अपनी शिप्स को वहाँ से डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, 1800 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन जो कि तुर्कमेनिस्तान से चाइना तक नेचुरल गैस को लेके जाएगी। और ये सिर्फ एशिया में ही नहीं, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया, सब जगह चाइना ने अपने ये जो पंजे हैं फैला रखे हैं। चाइना सुनजू की पॉलिसी को मानता है। सुनजू का कहना था कि कोई भी जो स्ट्रेटजी है बहुत लॉन्ग टर्म होनी चाहिए और वो जो है आपको दुश्मनों पे एडवांटेज देती है। चाइना ने एक प्लान ड्रॉ किया हुआ है जो कि चाइना के ही पेपर से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। नंबर 1, यूनिफिकेशन ऑफ ताइवान। पहले वो उसको पीसफुल रीयूनिफिकेशन बोलते थे, अब उन्होंने पीसफुल वर्ड हटा दिया है, अब बोलते हैं यूनिफिकेशन ऑफ ताइवान और इसकी डेडलाइन है ईयर 2020 टू 2025। सेकेंड वॉर ऑफ सीसीपी, रिकॉन्क्वेस्ट ऑफ सदर्न तिब्बत, ईयर 2035 टू 2040। थर्ड वॉर, reconquest of Spratly Islands, year 2025 to 2030. The fourth war, reconquest of Diaoyu Island जो कि Senkaku and Ryukyu Islands हैं, year 2040 to 2045. Fifth war, unification of Outer Mongolia, year 2045 to 2050. And sixth war, taking back of lands lost to Russia, year 2055 टू 2060। शायद ही विश्व में कोई ऐसा और देश होगा जिसकी इतनी लंबी स्ट्रेटजी होगी। और मैं एक बात आपको और बताऊं, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो सन 2030 तक वर्ल्ड की जितनी क्रिकेट बॉडीज हैं उनको टेक ओवर करने का भी चाइना का प्लान है, जबकि वो क्रिकेट खेलती भी नहीं है। ये है चाइना का एम्बिशन, चाइना के मंसूबे, चाइना का इंपीरियलिस्ट वॉर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज चाइना सारी दुनिया में एक बहुत बड़ा वॉर लड़ रहा है जो कि 5th डिमेंशनल वॉर है, या जिसको 5th जनरेशनल वॉर भी बोला जाता है। इसको कई नामों से जाना जाता है पर अंततः बात एक ही है। इसको आप साइबर वॉर भी बोल सकते हैं, इसको आप इन्फो वॉर भी बोल सकते हैं,
इसको आप आइडियोलॉजिकल वॉर भी बोल सकते हैं, इसको आप प्रोपेगेंडा वॉर भी बोल सकते हैं, इसको आप पॉलिसी वॉर भी बोल सकते हैं, इसको आप परसेप्शन वॉर भी बोल सकते हैं, इसको आप साइकोलॉजिकल वॉर भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछें तो मैं बोलता हूं ये अर्बन नक्सल्स वॉर है। इसमें चाइना जो है साइबर इंटरनेट की जो दुनिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन, इन सब के ज़रिए यूनिवर्सिटीज़, मीडिया, गवर्नमेंट्स, पॉलिसी, मूवी स्टूडियोज़ के नाम पे अगर आपको बताऊं, आज हॉलीवुड जो है, हॉलीवुड का जो कंटेंट है उसको चाइना डिक्टेट करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% मूवीज़ में, आप जाके यूट्यूब में, गूगल में, किसी भी ऑथेंटिक वैरायटी, हॉलीवुड रिपोर्टर, जितनी ऑथेंटिक हॉलीवुड रिलेटेड एंटरटेनमेंट मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें पढ़ सकते हैं कि किस तरह चाइना आज डिक्टेट करता है अपने टर्म्स कि कंटेंट क्या होना चाहिए, और धीरे धीरे अपनी आइडियोलॉजी को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड। चाइना जो है, इट्स अ मास्टर ऑफ प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा इज नॉट फेक न्यूज, फेक न्यूज इज जस्ट वन ऑफ द टूल्स ऑफ प्रोपेगेंडा। इसके लिए ये 3 चीजों का इस्तेमाल करते हैं। वन है 50 सेंट आर्मी, जिसको बोलते हैं, ऑफ ट्रोल्स। मैं खुद अपनी बात बताता हूं, मेरा जो अकाउंट्स है सोशल मीडिया में, मेरे जो 500,000 से भी ज़्यादा जो फॉलोअर्स हैं, उनमें से सडनली पिछले कुछ वक्त से, जब से मैंने चाइना पे लिखना शुरू किया, दे आर इन्फेस्टेड बाय चाइनीज़ बॉट्स, जो कि इंटरनेट रोबोट्स होते हैं, एंड चाइनीज़ ट्रोल्स। आज मेरे को चाइना के जो इंफॉर्मेशन स्पोक्स पर्सन है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के, वो ही नहीं फॉलो करते हैं, चाइना के बहुत सारे ब्लूटिक ऑफिशियल्स फॉलो करते हैं, और उनके चलते हज़ारों उनके बॉट्स फॉलो करते हैं। और यही सारी दुनिया में वो लोग जो हैं, बॉट्स, लोगों को ट्रोल करना, उनको डीमोरलाइज करना और अपने नैरेटिव को आगे लेके आना। इसके अलावा ये यूज़ करते हैं लियाज़न डिपार्टमेंट को। ये लियाज़न डिपार्टमेंट जो है, एक तरह का लीगल वॉर लड़ता है दुनिया में। ये, जैसे मैं आपको एक ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में ये लोग, कोई भी अगर इनके अगेंस्ट बोलता है तो उसके अगेंस्ट डिफेमेशन लॉज लेके आते हैं, और तरह तरह के लीगल एंटेंगल में आपको फंसाते हैं। सारी दुनिया में, अमेरिका, इंडिया, सब जगह पे अपनी जो इनकी इलीगल वॉर्स हैं, इलीगल पॉलिसीज़ हैं, उसके अगेंस्ट अपने को कुशन करते हैं, और दूसरी कंट्री की जो कंपनीज हैं उनके अगेंस्ट इतने सारे वॉर्स क्रिएट कर देते हैं लीगल, कि वो लोग उसी में उलझ के रह जाते हैं। तीसरा इनका है कमिटी ऑफ हंड्रेड्स। ये कमिटी ऑफ हंड्रेड्स जो है, इट्स अ बॉडी ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। ये इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, चाइना की जो इलीगल प्रैक्टिसेस हैं उसके अगेंस्ट एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देती है। आप देखिए, आपने रिसेंटली देखा होगा, जब किसी ने क्वेश्चन किया कि चाइना में ये जो कोरोना वायरस निकला था, इसके पीछे चाइना का क्या रोल था, तो आप देखिए कई सारे जर्नलिस्ट डिसअपियर हो गए। वो डॉक्टर जिसने इसके बारे में बात की, ही वॉज मर्डर्ड। कितने जो उनके अपने स्पाइस थे, वो छोड़ छोड़ के भाग गए। आज ये हालत है कि आप यूट्यूब में, गूगल में, ट्विटर में, फेसबुक में, यू कांट से एनीथिंग अगेंस्ट चाइना। द मिनट यू ट्राई टू एसोसिएट चाइना विद कोरोना, इमीडिएटली आपके ट्वीट डिसअपियर हो जाएंगे, आप शैडो बैन हो जाएंगे, और आपका अकाउंट डिलीट भी हो सकता है। आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ इट, और मेरे जैसे कई लोग शैडो बैन हो चुके हैं, और कई तो अकाउंट जो हैं उनको डिलीट कर दिया गया है। तो अगर इतनी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज चाइना की बात मानती हैं, तो आप खुद सोचिए। आप ये भी देखिए कि इनमें से, आप खुद रिसर्च करिए, इनमें से एक सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो डायरेक्टर हैं, वो चाइनीज स्पाई तो नहीं है। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप खुद देखिए कि ये कैसे काम करता है इनका प्रोपेगेंडा। इनकी एक स्ट्रेटजी है, ये जानते हैं कि हर कंट्री की कोई ना कोई वीकनेस होती है, कोई टची पॉइंट होता है, जिसको लेके वहाँ के लोग भड़क जाते हैं। तो ये जो इनकी कमिटी ऑफ 100 है, उसके थ्रू ये लोग एक स्टिमुलाई उस सोसाइटी में डालते हैं, और वहाँ पे ये लोग प्रोटेस्ट, एनार्किज्म और राइटिंग, लूटिंग, केओस, इनके थ्रू उस कंट्री को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिया में आप देखिए माइनॉरिटी वर्ड को लेके, मुस्लिम वर्ड को लेके, जिसको एम वर्ड बोलते हैं, लोग बहुत टची हैं। दलित वर्ड को लेके लोग बहुत टची हैं। ये लोग जो हैं, जैसे शाहीन बाग में जो हुआ था, इस तरह के प्रोटेस्ट को एक लॉजिस्टिकल सपोर्ट देते हैं। जो सीए के अगेंस्ट शाहीन बाग में प्रोटेस्ट शुरू हुई थी, अल्टीमेटली आप देखिए वो फार लेफ्टिस्ट, एक कम्युनिस्ट प्रोटेस्ट बन के रह गई थी। और उसमें क्या करेंगे, स्टेट के अगेंस्ट ये लोग एक वॉर छेड़ेंगे, पुलिस को मारना,
गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मारना। आपने देखा किस तरह से इन लोगों ने हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर को चाकू से घूम घूम के कितनी बुरी तरह से दिल्ली में मार डाला। कोरोना के कारण लॉकडाउन हो गया, वरना ये शाहीन बाग भारत के कम से कम 50 से 500 शहर तक पहुंचने की इनकी पूरी तैयारी थी। अमेरिका में जैसे ये जानते हैं कि रेसिज्म स्पेशली अगेंस्ट ब्लैक्स इज अ वेरी टची सब्जेक्ट, तो जब ब्लैक लाइव्स मैटर का ये प्रोटेस्ट जो कि बहुत नोबल कॉज के लिए शुरू हुआ था और जो होना भी चाहिए, वो किस तरह से लूटिंग और राइटिंग में कन्वर्ट हो गया और आज लोग भूल भी गए हैं कि ये प्रोटेस्ट किस कारण से शुरू हुई थी। इट्स सडनली टेकन अ शेड ऑफ अ फार लेफ्टिस्ट प्रोटेस्ट और इन लोगों ने अब स्टेट के अगेंस्ट काम करना चालू कर दिया है। और सिएटल में जैसे आपने देखा, शैज़ जो एरिया है उसको इनने पूरी तरह से हथिया लिया है और उस पर ये धरना दे के बैठ गए हैं। मूर्तियों को गिराना, सरकारी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, पुलिस वालों को मारना और स्टेट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट नहीं, स्टेट के अगेंस्ट एक रोष पैदा करना और कंट्री को डिस्टर्ब करना, ये इन लोगों का एक बहुत बड़ा इन्फो वॉर का हथियार है। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। चाइना, चूंकि उनके पास पैसा है, उन्होंने वर्ल्ड के जितने टॉप एकेडमिशियंस हैं, मीडिया हाउसेस हैं और जो रिसर्च बॉडीज़ हैं, इनको डोनेशन दे दे के अपने फेवर में ये लोग रिसर्च रिपोर्ट्स लिखवाते हैं, पॉलिसी रिपोर्ट्स लिखवाते हैं, तरह तरह के सर्वेज लिखवाते हैं और सारी वर्ल्ड ओपिनियन अपने फेवर में कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स दूंगा जो वर्ल्ड की सबसे ऑथेंटिक मीडिया हाउसेस से निकली हुई हैं, जो कि ब्लूमबर्ग, वॉशिंगटन पोस्ट, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, ऐसी जगह से। मैं आपको 4-5 छोटी छोटी रिपोर्ट्स बताऊंगा और ये आपके लिए समझना बहुत आवश्यक है, तभी आप समझ पाएंगे किस तरह से ये इन्फोवॉर आपको, मुझे और आपके बच्चों, आने वाली जनरेशन को कैसे ये जो ड्रैगन है अपने पंजे में जकड़ रहा है। इन February 2020, an investigation by the Wall Street Journal found that two of the largest and most famous university of the USA had received a whopping $6.5 billion as donation, contracts or gifts from China, Saudi, Qatar and UAE. The maximum share was from China. ये कोई छुपा हुआ सच नहीं है कि चाइना टेरर मनी और इस्लामिक टेरर मनी एक साथ काम करती है अमेरिका और इंडिया जैसी बड़ी डेमोक्रेसीज के अगेंस्ट। A Bloomberg investigation revealed that Harvard alone received a whopping $1 billion as donation from China alone. Many of these were in forms of gifts. However, Harvard only declared $97 million. The rest of $903 million were unaccounted for. ये Bloomberg की रिपोर्ट है, investigation. Number 3. Investigations were initiated by US federal agencies and it was found that the large part of these donated funds being donated and used by Harvard and Yale were unaccounted for. Now this question is, why would these countries donate to Harvard and Yale without any collateral? आप मुझे बताइए, कोई $1 बिलियन ऐसे ही गिफ्ट करता है किसी यूनिवर्सिटी को? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बड़े नादान हैं या फिर आप अर्बन एक्सेल ग्रुप के पार्ट हैं। नंबर 4. After the investigations were started, a number of eminent professors, scientists and faculty members of these universities and other universities in the US were either arrested or sacked from jobs. It was discovered that they were illegally working for the Chinese universities, despite being professors at US universities. Almost all of them had undisclosed ties with China. ये NBC की खबर है। नंबर 5. ScienceMagazine.org. साइंस मैगजीन वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल एंड ऑथेंटिक मैगजीन है। उसकी रिपोर्ट सुनिए। एज ऑफ डेट 54 टॉप 50 से ज़्यादा 54 टॉप US साइंटिस्ट हैव बीन सैक्ड for having confirmed undisclosed and hidden ties with China and engaged in illegal activities such as transferring intellectual properties to China while using the resources of USA. 6th, apparently what China was doing was bribing the academicians in top US universities, often at $50,000 per month, to work for Chinese universities secretly. A number of intellectual properties were stolen and sent to China. And last but not the least, it all started in 2010 when Xi Jinping's daughter Xi Mingzhe
enrolled herself at Harvard University. Yes, she studied at Harvard University under a pseudonym to protect her identity. That's when the Chinese donations and gifts to Harvard started to skyrocket. Was she spying on behalf of Chinese government? अब आप ये देखिए कि ये जो कंट्रीज, टॉप कंट्रीज जो डोनेट कर रही हैं इलीगल फंडिंग और गिफ्ट्स इन रेंज ऑफ बिलियन प्लस डॉलर्स, ये हैं चाइना, सऊदी अरेबिया, कतार एंड यूएई। अगर आप गौर से देखिए, यही पूरा का पूरा नेक्सस है जो कि पूरे वर्ल्ड में एक साइबर वॉर चलाता है। नाउ दैट द यूएस, ये सीएनएन की रिपोर्ट है, नाउ दैट द यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज हैव टोटली बस्टेड द रिंग बाय ट्रैकिंग द मनी ट्रेल, sacking the professors and scientists illegally having ties with China, detaining students who were enrolled in US universities but working as spies, the new strategy now it seems is to shoot from the shoulders of Indian communities. और मैं अंत में आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया की एक न्यूज़ चैनल है NDTV, इसमें कई अर्बन नक्सल्स काम करते हैं। NDTV has been a vocal supporter of China and went to the extent of defending the country during COVID-19. All of a sudden, the senior most and the most influential journalist of NDTV is sent to Harvard University as a faculty member. क्या ये एक कोइंसिडेंस है? अगर इसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरी किताब पढ़िए जो कि सन 2018 में आई थी। इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट सेलिंग बेस्ट सेलर, जिसका नाम है अर्बन नक्सल्स। आज ये टर्म अर्बन नक्सल सारी दुनिया में एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल टर्म की तरह यूज़ किया जा सकता है, जिससे मैंने पहली बार ये बताया था किस तरह से चाइनीज़ और इस्लामिक टेरर फंडिंग से ये अर्बन नक्सल्स कंट्री में रहते हुए, कंट्री के इंस्टीट्यूशंस में काम करते हुए, कंट्री की स्टेट के अगेंस्ट चाइनीज़ वॉर और इस्लामिक वॉर को वेज कर रहे हैं। आज ये बात पूरी तरह से सत्य हो रही है, लेकिन अर्बन नक्सल्स और कम्युनिस्ट वॉर पे हम एक अलग एपिसोड करेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा था कि सुनजू ने कहा था कि व्हेन यू आर स्ट्रांग अपीयर वीक, व्हेन यू आर वीक अपीयर स्ट्रांग। क्या कारण है कि चाइना आज सारी दुनिया से लड़ाई लड़ रहा है? क्या चाइना स्ट्रांग है कि चाइना वीक है? दोस्तों, मैं आपको बताता हूं मेरी एनालिसिस क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि चाइना जो है अपने आप में एक टिकिंग बॉम्ब है और चाइना अंदर से खोखला और कमज़ोर हो चुका है। आज हांगकांग की जो प्रोटेस्ट है, आज जो ताइवान का मसला है, जो तिब्बत का मसला है, मंगोलिया का मसला है, जापान से जो उनकी लड़ाई है, भारत के बॉर्डर पे उनकी लड़ाई है, अमेरिका से आज उनकी लड़ाई है, आज अफ्रीका की भी कंट्रीज जो हैं वो अवेयर होती जा रही हैं। आज ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं चाइना के ऊपर इतनी बुरी मुसीबत बन के खड़े हो गए हैं कि चाइना को समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। ऊपर से चाइना की गवर्नमेंट के अंदर इतना ज़्यादा करप्शन है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आप कब तक लोगों के गले काट काट के, कब तक कैंगरू कोर्ट के साथ आप लोगों की आवाज़ों को दबा सकते हैं? आज चाइना का तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कोरोना वायरस में लाखों लोग जो मर चुके हैं, चाइना जिसके बारे में बताता नहीं है, आज उनके डॉक्टर्स ही विद्रोह करने की नौबत पे आ गए हैं। चाइना का एक जो और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि चाइना की जो लोग हैं वो उम्र के पहले बुढ़े होते जा रहे हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनसे इतना ज़्यादा मशक्क़त कराई गई, उनसे इतना ज़्यादा काम कराया गया और इतनी बुरी ह्यूमन कंडीशंस में काम किया कि आज उनके शरीर जो हैं कमज़ोर पड़ चुके हैं और वो रिटायर होते जा रहे हैं। चाइना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है इतनी ज़्यादा पेंशन का प्रॉब्लम है कि चाइना को समझ में नहीं आ रहा ये पेंशन कहाँ से दे। चाइना के जो लोग हैं इतनी ज़्यादा पोल्यूशन के कारण, इतनी ज़्यादा क्लाइमेट प्रॉब्लम के कारण लगातार बीमार होते जा रहे हैं। एवरेज पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज सिक, मोर सिक देन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। चाइना का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो पूरी तरह से दिखने में अलग लगता है। आप 16 बड़े शहरों की बात नहीं करिए, पर चाइना की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो इन 16 शहरों में नहीं रहती है। आज चाइना का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से क्रम्बल हो चुका है। और कोरोना वायरस इज नॉट द ओनली एपिडेमिक विच चाइना सफर्स फ्रॉम। चाइना का जो एक HIV और एड्स का जो ब्लड डोनर स्कैंडल है, आप जानते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कैंडल था ऑन दिस प्लैनेट, आज वो पूरी तरह से फ्यूल हो चुका है। और लास्ट चाइना का एक जो 1960 स्टाइल सेक्सुअल रेवोल्यूशन है,
चाइना जो एक इनफेमस फ्लैश ट्रेड के लिए जाना चाहता था, आज वो इतने बड़े जाइगेंटिक प्रोपोर्शन ले चुका है जिसको कि आज चाइना की जो गवर्नमेंट है उसे कंट्रोल करने के लिए उनको लाखों लाखों लोगों को कत्ल करना पड़ेगा, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। चाइना हैज़ बिकम द प्रोस्टिट्यूशन सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, द ड्रग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। आज चाइनीज़ लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लास्ट में मैं आपको 3-4 वर्ल्ड के टॉप न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स की कुछ हेडलाइंस बताऊंगा जिनको सुन के आपको समझ में आएगा विश्व चाइना के बारे में क्या सोच रहा है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP is attacking the free world with all the above and new coronavirus. CCP is the political incarnation of the deadly coronavirus. Soon the world will have to do what the protesters in Hong Kong are doing. Yes, friends, today's Hong Kong will be world's tomorrow. If you don't act now, China will take the world down. CCP is the existential risk of the humanity, period. आपको मैंने पिछले 30-40 मिनट में ये बताया कि जो हम चाइना को समझ रहे हैं, चाइना असलियत में वो है नहीं। चाइना का जो ड्रैगन है उसके दिखाने के डंक अलग हैं और असली डंक अलग हैं। जैसा सुन त्सू ने कहा, व्हेन यू आर वीक अपीयर स्ट्रांग। चाइना एग्जैक्टली यही कर रहा है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? मैं आपसे सिर्फ 2 शब्दों में बोलूंगा, शॉप वाइजली एंड वोट वाइजली। हैव अ गुड डे, गुड इवनिंग। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहें तो आप भी इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी यूनिक सब्जेक्ट पे रिसर्च कर सकते हैं। हमारी टाइमलाइन में जाके, आई एम बुद्धा की टाइमलाइन या VRA TV की टाइमलाइन फेसबुक पे जाके आप देख सकते हैं हमारा अगला एपिसोड किस विषय में है और आप अपने इनपुट्स भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप छोटे छोटे 20-30 सेकंड के अपने वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हैं जिसके मैं आपको वीडियो में जवाब दूंगा और इस प्रोग्राम में इंक्लूड करूंगा। आप जिस तरीके से चाहें इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं क्योंकि आप ही का तो प्रोग्राम है। अगर आपको लगता है कि आपने इससे कुछ सीखा, आपको नई नॉलेज मिली और जो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं जिससे आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं, तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए, हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि टीवी न्यूज़ जो आपको न्यूज़ देती नहीं है उसके आगे भी दुनिया में इंफॉर्मेशन पाने के कई और तरीके हैं, उनमें से ये भी एक तरीका है। सो thanks again for your love and for your support. See you next week, 7 p.m. on Saturday with something absolutely new and insightful.